ये सोचकर कभी कभी हैरत होती है कि कैसे दुनिया के बिल्कुल अलग थलग नजर आने वाले खित्ते जैसे अरब दुनिया और बरे सगीर आपस में इतने गहरे और पुराने रिश्तों में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये रिश्ते बज़ाहिर शायद नजर ना आए लेकिन हैं बहुत मजबूत। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं तारीखी, अदबी और सकाफती धागों को थोड़ा सुलझाएं। देखें कि इनका जिक्र कहाँ-कहाँ मिलता है, कुछ तारीख में, कुछ अदब में। जी, और सयाहों के सफरनामों में भी। ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। हमारा मकसद यही है कि इन राब्तों की गहराई को समझें और ये भी देखें कि अरबी जैसी एक बड़ी जबान और उसका अदब कैसे फैला और उसमें बरे सगीर का क्या हिस्सा रहा। जी हाँ, और ये समझना अहम है कि ये ताल्लुक सिर्फ आप कह लें तिजारत या सियासत का नहीं था। अच्छा, असल गहराई तो इल्म और सकाफत के लेन देन में थी, जिसने दोनों तहजीबों पर ऐसे असरात छोड़े जो आज तक मौजूद हैं। तो आइए बिल्कुल शुरू से देखते हैं। ज़राए तो बताते हैं कि अरबों और हिंदुस्तान के राब्ते इस्लाम की आमद से भी बहुत पहले के हैं। जी बिल्कुल। कुछ रिवायात तो हजरत आदम के हिंदुस्तान में उतरने का भी जिक्र करती हैं, और वो पुराने मसालों और खुशबुओं के तजारती रास्ते वो भी तो थे ही। हाँ, वो तो थे ही, और तारीख में हमें सिरनदीप यानी आज का श्रीलंका और मालाबार के साहिलों पर बहुत पुराने अरब ताजरों और मुसलमान आबादियों के सबूत मिलते हैं। अच्छा, कई मशहूर अरब सियाह और ताजिर जैसे अबू जैद सिराफी, बुजुर्ग बिन शहरियार जिन्होंने अजायबुल हिंद लिखी, अल-मसूदी, ये सब हिंदुस्तान आए। अल-मसूदी तो शायद खुश्की के रास्ते से भी आए थे, सिंध और मुल्तान। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने यहाँ के मुआशरे, तहजीब और अनोखी चीज़ों के बारे में लिखा जो उनके लिए बहुत नई और दिलचस्प थीं। और इब्न बतूता, उनको कैसे भूल जाएं? उनका सफरनामा तो कमाल है। बिल्कुल। मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में आए थे गालिबन, और तकरीबन पूरा हिंदुस्तान घूम लिया। ख़ास तौर पर जनूबी हिंद के बारे में तो बहुत लिखा है। जी, इनके सफरनामे सिर्फ रास्तों का बयान नहीं, वो उस वक्त की जिंदगी की एक झलक है। सही। अच्छा, ये तो हुई सयाहों की बात जिन्होंने मुआशरत को देखा। अगर हम अदब की तरफ आएं तो इस्लाम से पहले ज़माने जाहिलियत में अरबी शायरी का बड़ा चर्चा था, वो मुअल्लक़ात का तसव्वुर। जी, मुअल्लक़ात, ये 7 मशहूर नज़में या कसीदे जिन्हें कहते हैं कि काबा पर लटकाया गया था। अमरुन कैस जैसे शायर, क्या वाकई शायर का इतना ऊंचा मकाम था उस वक्त? यकीनन, यकीनन। उस दौर में शायर कबीले की आवाज़ था, उसकी तारीख, उसकी इज्जत का निगहबान। यूँ समझे कि एक तरह से कबीले का तर्जुमान और मौर्रिख भी। वाह। फिर इस्लाम आया और कुरान पाक ने तो अरबी ज़बानों अदब को एक बिल्कुल नई जिहत दी, फसाहत और बलागत की नई मिसालें कायम की। जाहिर है। और आगे चलकर ख़ास तौर पर अब्बासी दौर में एक मुनज़्ज़म तर्जुमे की तहरीक शुरू हुई। ये बहुत ही अहम दौर था। तर्जुमे की तहरीक? जी, जिसमें हिंदुस्तान की इल्मी और अदबी किताबें अरबी में मुंतकिल हुईं, जैसे पंचतंत्र। अच्छा, वो जानवरों की कहानियों वाली जो कलीला व दिमना बनी। बिल्कुल वही, कलीला व दिमना, ये बहुत मकबूल हुई। इसी तरह शतरंज का खेल और तिब की जो हमारे कदीम किताबें हैं, चरक और सुसरत संहिता, उनके तर्जमे भी हुए। ये तो जबरदस्त बात है कि इल्म का ये बहाव सिर्फ एक तरफ नहीं था। मतलब हिंदुस्तान से तो किताबें गईं, लेकिन क्या हिंदुस्तान के उलमा ने भी अरबी में कुछ काम किया? अरे बहुत काम किया। हिंदुस्तान के उलमा का अरबी जुबान में, खास तौर पर इस्लामी उलूम में बहुत बड़ा हिस्सा है। तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, तारीख, जोग्राफिया, यहाँ तक कि अदब लतीफ़ में भी। अच्छा। अल-बिरूनी का नाम तो इस सिलसिले में सबसे नुमाया है। वो हिंदुस्तान आए, यहाँ की ज़बानें सीखीं, उलूम व फ़नून पर इतनी गहरी तहक़ीक़ की। किताबुल हिंद? जी हाँ, किताबुल हिंद, एक लाजवाल किताब जो आज भी हिंदुस्तान को समझने के लिए एक बुनियादी हैसियत रखती है। तो ये जो जुबान और तहजीब का मिलाप था, इसकी कोई अमली मिसाल नजर आती है तारीख में? बिल्कुल, सिंध को देख लें। मोहम्मद बिन कासिम की फतह के बाद मंसूरा, मुल्तान, ये शहर इल्मी और सकाफती मराकिज बन गए। अच्छा। यहाँ मुसलमान और मकामी आबादी साथ साथ रहते थे। अरबी भी बोली जाती थी, सिंधी भी, और जो निज़ाम अदल क़याम किया गया, ज़राए बताते हैं कि वो मकामी रिवायात और इंसाफ पर मबनी था।
یہ بات دلچسپ ہے کہ ان کا رویہ بعد کے کچھ فاتحین جیسے ترک، مغل یا افغان ان سے مختلف بتایا جاتا ہے۔ جی، کچھ حوالوں میں ایسا ملتا ہے کہ ان کا انداز زیادہ انتظامی اور کم آپ کہہ لیں عسکری تھا۔ اور زبان کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آتی ہے، عربی اور ہندی یا اردو کی ساخت تو بالکل مختلف ہے نا؟ جی بالکل مختلف ہیں، ایک سامی زبان ہے، دوسری ہند آریائی۔ لیکن پھر بھی مذہبی تعلق کی وجہ سے بر صغیر کے مسلمانوں کا عربی سے ایک گہرا رشتہ ہمیشہ رہا۔ قرآن پاک، دینی علوم۔ جی، وہ تعلق روحانی اور علمی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زبان صرف بولنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ تہذیبوں کو جوڑتی ہے، ثقافت کو آگے بڑھاتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ عرب دنیا اور بر صغیر کے بیچ یہ تعلقات کوئی سطحی یا وقتی نہیں تھے۔ نہیں، یہ صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں، ان کی کئی جہتیں ہیں اور یہ بہت گہرے ہیں۔ ان کے ثبوت آج بھی تاریخ، ادب، زبان، ثقافت ہر جگہ ملتے ہیں۔ یہ ایک مشترکہ ورثہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ماضی کے یہ جو اتنے مضبوط تاریخی اور ثقافتی رشتے ہیں، کیا یہ آج کے دور میں بھی ان خطوں کے درمیان تعلقات کو، آپسی سمجھ بوجھ کو بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ کیا اس مشترکہ ورثے کو جاننا، اسے سمجھنا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے یا شاید پہلے سے بھی زیادہ؟